कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये 3 कानून बनाए तो क्या उन्होंने प्रदेश के सारे कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया? नहीं। प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में और राज्यसभा में इस विधेयक को बिल को रखा तो क्या उन्होंने धारा 245 और 307 के अनुसार सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई? नहीं। इसके अलावा आप पूरा संविधान देख लिए, इसमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं लिखा है, स्वतंत्र गणराज्य। सिख वो कौम है जिन्होंने बाप ने अपने बेटे को मारा, बेटे ने अपने भाई को मारा, बहन ने माँ को मारा, माँ ने बहन को मारा, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। कि सिखों को तो बदनाम करते, सिख का तो मतलब ही है ऐसे सेकुलर, आई से इंडिया, के से किंग, और ऐसे ह्यूमैनिटी, मानवता, सरबत का भला जो करे उसी को सिख कहते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं तो पहले ये बताऊं कि मेरे पास ये किताब क्या है। यह है भारत का संविधान, भारत का संविधान। इसके पीछे क्या है? सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। लेकिन मैं आपको जो 3 कानून बने इसकी आपको जड़ बताना चाहता हूं कि इसकी जड़ कहां है। बगैर जड़, आप पत्ती काटने से, डाली काटने से काम नहीं बनेगा, आप जड़ पकड़िए। देखिए, इस संविधान में लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बराबरी के साथ साथ समानता। आर्टिकल 14 में लिखा है कानून के सामने सब बराबर। इसमें लिखा हुआ है सब, और ये पढ़ भी लीजिए आप लोग। इसलिए लेके आया हूं ताकि कैसा ऐसा ना हो कि कोई कह के तुमने गलत बोल दिया। क्योंकि तो जब ये कानून बना तो इस संविधान में केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं, धारा 245 से लेके 307, उसमें यह लिखा है कि केंद्र और राज्यों के कानून कैसे बनेंगे। कृषि जो है, एग्रीकल्चर, ये जो संविधान है, इसके शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 में स्टेट लिस्ट, यानी कृषि जो है राज्य का विषय है। लेकिन इसी संविधान में 249 में क्या लिखा है कि कोई भी मुद्दा जो राष्ट्र हित में हो वो केंद्र सरकार जो है राज्य सूची से लेके उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 लिखा हुआ है यहां पर। अब सवाल यह होता है कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये 3 कानून बनाए तो क्या उन्होंने प्रदेश के सारे कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया? नहीं। पहली देखिए, आप लोग पकड़िए, है जड़ क्या है इसकी। दूसरा, प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में और राज्यसभा में इस विधेयक को, बिल को रखा तो क्या उन्होंने धारा 245 और 307 के अनुसार सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई? नहीं। अब आप देखिए, कानून देखिए, लिखा है भारत का संविधान और सत्यमेव जयते। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ संविधान की धाराएं पढ़ रहा हूं। और भाई, मुझे अगर जेल में भेजना चाहते हो भेज दो, वहां भी मुफ्त में रोटी और खाना मिलता है। गोली मारना चाहते हो गोली मार दो, फांसी देना चाहते हो फांसी दे दो। लेकिन ये जो संविधान है, मैं सिर्फ उसी की ही बात करूंगा। अब ये जो संविधान है ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। अब सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू किस संविधान के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री बने?
1946 में। तो मैं आपको बताऊं कि 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने वो 1935 के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था उसके अनुसार उन्होंने कहा कि मैं इसके प्रति सच्ची निष्ठा रखता हूं और कार्य करूंगा। तो 26 जनवरी 1950 को जब लगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संविधान जो है में ही, अगर आप इसका आर्टिकल देखें, आर्टिकल 1 पहला ही कदम गलत लिखा है। क्या? इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, है नहीं। इसमें ये कहीं नहीं लिखा भारत, इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान कहीं नहीं है। पूरा संविधान पढ़ डालिए। इसके अलावा आप पूरा संविधान देख लिए, इसमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं लिखा है, स्वतंत्र गणराज्य। पूरा संविधान देख लीजिए, ये भी लगा हुआ है, ये भी है। इसमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, स्वतंत्र गणराज्य नहीं लिखा है। अब सवाल यह है कि ये जो समय बहुत तेज, अच्छा बस 1 मिनट बस और अब मेरा समय हो चुका है। जाहिर है अभी तो आपको मालूम है, अभी तो रोक रोक के खेल रहा था, अभी तो बल्लेबाजी शुरू भी नहीं करी। खैर बहरहाल आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कहा जाता है 1947 में कि सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। अरे सिख वो कौम है जिसने एक तरफ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी, और तीसरी तरफ जब जिन्ना के साथ साथ कैबिनेट मिशन 1945 में सिखों के भी अलग राज्य की बात हुई, सरदार बलदेव सिंह ने और मास्टर तारा सिंह ने कहा कि हमारी कौम में कोई जिना नहीं है, यह देश नहीं टूटेगा। आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। क्या सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और हम ऐसा है कि समय तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सिख कौम ने एक तरफ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी, और तीसरी तरफ सिख वो कौम है जिन्होंने, बाप ने अपने बेटे को मारा, बेटे ने अपने भाई को मारा, बहन ने मां को मारा, मां ने बहन को मारा, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। सोचिए, ये बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। आज पंजाब की राजधानी नहीं है, तो मेरे दोस्तों उससे हरियाणा, और अगर गांधी जी की मानते तो आज पूरा का पूरा ये पंजाब पाकिस्तान में होता। और गांधी ने जिन्ना से अकेले जाके दस्तखत करे लियाकत खां के साथ कि तुम पहले प्रधानमंत्री हो गए और मैं स्टेप डाउन हो जाऊंगा, जवाहर को स्टेप डाउन कर दूंगा, जवाहरलाल को बिठा दूंगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी चालाकी से 1935 के संविधान पे शपथ किससे ली? माउंटबेटन से, वाइसरॉय से। और 1776 में पहला बजट जो था वो कहां पेश हुआ? वही माउंटबेटन के वाइसरॉय के उसमें, जो आजकल राष्ट्रपति भवन है। और इस संविधान पूरा पढ़ डालिए, इसमें कहीं यूनियन बजट नहीं लिखा है। पढ़ लीजिए पूरा संविधान, कहीं बजट नहीं है। 112 में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैंने कहा कि आप इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेन बजट डॉक्यूमेंट कर दीजिए, मेन बजट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। वो प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन आज भी वही चल रहा है, बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो आंदोलन है आपका, आप लोग सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ये मालूम है कि आप लोगों की जीत निश्चित है, टाइम जरूर लग सकता है। और आपको मालूम है कि सिखों को तो बदनाम करते हैं, सिख का तो मतलब ही है एस से सेकुलर, आई से इंडिया,
कैसे किंग, और ऐसे ह्यूमैनिटी, मानवता, सरबत का भला जो करे उसी को सिख कहते हैं। तो आज हम लोग, मैं अलमदार अब्बास, जाहिर है समय की सीमा होती है, लेकिन मैं आपको अंत में यह बताना चाहता हूं, मैंने भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को 6 नवंबर को एजेंडा बनाया था, जिसमें लिखा था कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति और एक राष्ट्रीय उद्योग नीति बनाई जाए। इसके अलावा मैंने इसके साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को लिख के दिया था, केंद्रीय बजट 2021 और 22 में बनाने से पहले भारत का बढ़ता कर्जा कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। आज भारत के ऊपर 1776 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा है, जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो आज गौतम अडानी की कमाई 2019 से 20 में कितनी बढ़ी, 176.8%, और मुकेश अंबानी की कितनी बढ़ी 30.8%। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप जो दबे कुचले किसानों की जो कमाई है, ये कहां जाती है? पूंजीपति और उद्योगपतियों के पेट में जाती है। फर्क क्या है? जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो जमींदार थे, उनको इस संविधान ने भूमिदार बना दिया। जमीन फारसी का लफ्ज है, भूमि संस्कृत का लफ्ज है। इसके अलावा अंग्रेजों का था मेड इन इंडिया, इन्होंने कहा मेड इन इंडिया की जगह मेक फॉर इंडिया कर दिया। वही पॉलिसी है जुगतू। जवाहरलाल, देखिए अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड थे और सर थे। जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी मक्कारी से जो मोतीलाल नेहरू लॉर्ड था, उसको कैपिटलिस्ट बना दिया और इनको वर्कर बना दिया। तो आप इसको जड़ पहचानना पड़ेगी। आप जरूरत इस बात की है, जिस देश के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी बढ़ता हो, जिस देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता हो, जिस देश के अंदर हमारा सब बढ़ा हो, गुड सर्विस टैक्स हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, उस देश के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि पैसा जो है बिचौलियों, दलालों और कमीशन एजेंट के पास जाता है, अडानी और अंबानी की झोली में जाता है। आज जरूरत इस बात की है, मैं चाहूंगा कि हमारा जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ये IB, CBI, रॉ, एक तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, और राज्य जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत है। ये लोग ऑटोनोमस हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसा कि जैसा 143 के अंदर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वकील खुद राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। तो आप लोगों को सोचिए, समझिए, इस संविधान को जो एक बहुत बड़ी किताब है बनाई गई है, हमें इसका आदर करते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ जो 4 पहियों की गाड़ी है, उस गाड़ी के साथ चलिए। मुझे आशा है कि आपको सफलता मिलेगी। अरे मुगलों ने, जब औरंगजेब ने सिखों के ऊपर कब्जा किया, अत्याचार किया, तख्त तो ताज उड़ गया, वो लाल किले से उसका नाम और निशान मिल गया। उसके परिवार के लोगों ने भीख मांगी। अरे तुम लोग अगर सतनाम वाहिगुरु से टकराओगे, जो चाहे 1984 हो, 1992 हो, आज जरूरत इस बात की है
की है कि हम लोगों को एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ इसी संविधान के अंतर्गत जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते, मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा धारा 368 के अनुसार जिस तरह से आपने ये कानून 3 कानून बनाए उसी तरह से 3 कानून वापस ले लीजिए। इसके अलावा आपको विशेष अधिकार है, आप जब चाहें ऑर्डिनेंस राष्ट्र, और मैं बता दूं धारा 392 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से लड़के एक अधिकार लिया 392 में। वो क्या कि अगर कोई समस्या आ जाए, अगर कोई संकट आ जाए तो राष्ट्रपति को उस संकट को दूर करने का अधिकार है। यह धारा 392 में लिखा है। राष्ट्रपति जी अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। धारा 143 में जो आपको अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कंटेक्ट करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और इन बिल्स को वापस कराइए। प्रधानमंत्री को भी बुलाने का अधिकार है, आप अध्यादेश जारी कीजिए, ऑर्डिनेंस जारी कीजिए। अंत में मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से कहूंगा अपने विशेष अधिकारों का जो डिस्क्रिशनरी पावर आपको यह संविधान देता है उसका इस्तेमाल कीजिए और इन तीनों बिल को वापस लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं चाहता हूं कि सतनाम वाहिगुरु का एक नारा हो जाए, क्योंकि यह तो जीते ही जीतेगा, सत्य को हार ही नहीं सकता। सतनाम वाहिगुरु। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सत्यमेव जयते। भारत का संविधान जिंदाबाद।